तो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। देखिए, लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम आपको मिलेगा 24 तारीख को। ठीक, शनिवार का दिन है, 2 से 5 के बीच में एग्ज़ाम होना है। तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से करिए, रिवीजन करिए, जो पढ़ चुके हैं उसको, अधिनियम का एमसीक्यूज़ वगैरह लगाइए, एमसीक्यूज़ देखें। ठीक है, इससे पहले लेबर इंस्पेक्टर को 2 बार एग्ज़ाम हुआ है। ओके, सबसे पहले हुआ था 2014 में, देन उसके बाद 18 में, तो 2 बार हुआ। ये जो क्वेश्चन पेपर का मैं आंसर बता रहा हूँ वो 18 का है। तो इसको एक बार और रीड करिएगा, देखिएगा क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और तैयार करिएगा। ओके, स्टार्ट करते सेशन को। सामान्य ज्ञान भारत, देखो भारत का सामान्य ज्ञान है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है? एज यूजुअल बिहार, आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक साक्षरता केरल। तो 2011 का जो जनगणना है, एक बार उसको ओवर रीड कर लेना। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन मान के चलता हूँ। विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखाना कहाँ मिलेगा आपको? भद्रावती, कर्नाटका। ओके, तो एक्चुअल में क्या है ना, ये क्वेश्चन 2 से 3 एग्जाम में आए, इसी कारण इसको मैं मोस्ट आईएमपी मानता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान में आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है? जैसे आपको पता होगा, रावभाटा में दिख जाएगा, कलपक्का में, नरोरा में। एक्चुअल में नरोरा यूपी में आता है, ठीक, लेकिन जादूगोड़ा में नहीं मिलेगा। ठीक, जादूगोड़ा में क्या मिलेगा? यहाँ पर यूरेनियम का भंडार वगैरह आपको मिल जाएगा, लेकिन इसका ना खान नहीं मिलेगा आणविक ऊर्जा बोर्ड का। ओके, ये क्वेश्चन संविधान का है, संविधान में आपको देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में। अच्छे कहाँ से क्वेश्चन? देखो, किसी विधेयक के प्रस्ताव को 2/3 2/3 बहुमत से विधानसभा द्वारा पारित होना चाहिए। कौन कौन सा है बहुमत है? देखो, इसका आंसर मैं बता दूं। विधान परिषद के उत्सादन के प्रस्ताव से लेके, ठीक है, देखो उत्सादन मतलब इसको निरस्त करना है या इसको सृजन करना है, इसको आप 2/3 से पास कर सकते हो। लेकिन संविधान संशोधन का जो विधेयक होता है वो हमेशा संसद में जाएगा। ओके, ये तो राज्य विधानसभा में जाएगा नहीं, तो ये ऐसे ही खत्म हो गया। और शासकीय विधेयक भी सेम ऐसी है। तो कुल मिला के 3 और 4 को खत्म कर देना, और 2/3 से आप पारित करेंगे विधान परिषद के सृजन और उसके उत्सादन, मतलब होता है क्या? खत्म करना। अभी वर्तमान में कितने विधानसभा है? 6। नाम कमेंट में बताइए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित होता है और उसको फिर विधान परिषद में भेजा जाता है। इस पश्चात जो विधानसभा है वो विघटित हो जाता है। मान लो ये विधानसभा है, ये विधान परिषद है। यहाँ गया, पास हुआ, फिर कहाँ जाएगा? विधान परिषद में जाएगा, पास होगा। ठीक, लेकिन यहाँ जाने से के बाद जैसे वो विधान परिषद में पहुँचता है, ये विघटित हो जाता है। ठीक, अब विघटित होगा तो यहाँ पहुंचेगा, तो सिंपल बात, अगर दूसरा सरकार आएगा, हो सकता है पुराना सरकार अपने मंशा को पूर्ण करने के लिए विधेयक लाया है। इसी कारण जब ये विघटित हो गए यहाँ से पास होने से पहले, तो जो भी प्रस्ताव है, जो भी विधेयक है, वो क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। तो विधेयक क्या हो जाएगा? व्यवगत, मतलब वो खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ठीक है, राष्ट्रपति संसद को आहूत कर सकते हैं, मतलब सत्र को। पहला चीज, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। दूसरा, सत्रावसान कर सकता है। तीसरा, या स्थगित कर सकता है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राष्ट्रपति जो है सत्र को आहूत बुला सकता है, भंग कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, लेकिन स्थगित करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर को होता है। स्पीकर को होता है। तो इसका आंसर आएगा 1, 2 और 3, चौथा गलत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 12 में निम्नलिखित में से कौन से राज्य को, मतलब राज्य की परिभाषा में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? देखो, राज्य की अगर जब अनुच्छेद 12 पढ़ते हैं तो आपको एक चीज मिलेगी, इसमें न्यायालय के बारे में कहीं कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो जहां जहां न्यायालय दिखे तो उसको आप हटा दो। तो न्यायालय आपको दिख रहा है 3 में, न्यायालय आपको दिख रहा है 6 में। तो जो राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 के अनुसार, उसमें परिभाषा में राज्य में भारत सरकार को लिया गया है, संसद को लिया गया है, राज्य सरकार को लिया है, विधानमंडल को लिया है। तो ये न्यायालय जहां दिख गया ना, वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1, 2, 4, 5। इसको नोट करके रख लेना, शायद काम है आपको इन फ्यूचर। ओके, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 300A में निम्नलिखित में क्या प्रावधानित है? वैसे आपको अच्छे से पता होगा, संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 के क के पहला, जो एक्चुअल उसके 19 के क के 6वां सेक्शन में आता था, 6ठा सेक्शन में, जिसको निरस्त कर दिया गया 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978 से। ठीक, 1978 से इसको निरस्त कर दिया गया। ये है संपत्ति का अधिकार। तो ये जो अधिकार था, इसको हटा के क्या कर दिया गया? इसे कर दिया गया किसी व्यक्ति को विधि को के प्राधिकृत या प्राधिकारी से सुरक्षित कर उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। तो ये अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है
संपत्ति का अधिकार वो विधिक अधिकार है, आर्टिकल नंबर कितना 300A में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वर्ष 2017 में भारतीय अर्थव्यवस्था पीपीपी क्रय शक्ति क्षमता, मतलब क्रय शक्ति क्षमता पीपीपी में बोलते हैं जिसको, तो विश्व में कौन से नंबर में अर्थव्यवस्था के मामले में? तो इसको याद रखिएगा, एक्चुअल में ना पीपीपी के मामले में ना ये तीसरे नंबर में है। तो पहले नंबर में शायद यूएसए, फिर चाइना, फिर भारत। ठीक, तो तीसरे नंबर में वर्तमान में भी है ना। और अभी अगर जीडीपी का आकार देखें या फिर विश्व में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ना, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, 25,000 यूएस डॉलर। ठीक, ट्रिलियन, 25,000 से भी ज़्यादा यूएस ट्रिलियन डॉलर। ओके, उसके बाद आपको चाइना दिखेगा 19,000 आसपास। ठीक, फिर जर्मनी जापान दिखेगा। ओके, जर्मनी जापान, देन आपको दिखेगा भारत, हमारा प्यारा भारत, इंडिया। ठीक, ये हमारा अभी वर्तमान में जो जीडीपी का आकार है वो 37 है, नोट करके लिख लेना, आज ही का डाटा है ना, 37 यूएस ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, इसके बाद फ्रांस वगैरह आ जाएंगे, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब। अच्छा, एक काम करते हैं, अभी आज का न्यूज़ है इसी कारण मैं इसको कवर कर देता हूँ, करंट अफेयर के बिहाफ में भी आपका काम ही आ जाएगा। ठीक है, देखो भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस से भी आगे, मतलब भारत कहाँ से, किससे आगे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस से। ठीक है, दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा प्यारा भारत। ठीक, अगर बात करूँ भारत जीडीपी के मामले में 2023 में 3.75 ट्रिलियन डॉलर आंकड़ा छू लिया है। बहुत अच्छी बात है, जो पहले बहुत कम था। कितना था 2014 में लगभग ये इसका आधा रहा होगा। ठीक है, 2.1 समथिंग के आसपास, मतलब 2 गुना ट्रिलियन डॉलर बढ़ा था। ठीक, और अगर बात करूँ पहले नंबर में, तो पहले नंबर में अमेरिका 25,000 के आसपास बोल, लेकिन 26,854 है। फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, देन उसके बाद भारत, फिर ब्रिटेन आपको देखने मिलेगा, फिर फ्रांस, फिर कनाडा, फिर रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रकार है। और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है, ठीक, वो कितने परसेंट है? 6% से बढ़ के 6.3% हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये रिजर्व बैंक का डाटा है वर्तमान का। और इस वर्ष का जो अनुमानित ग्रोथ रेट है, आप जीडीपी में पढ़े होंगे, सॉरी आर्थिक सर्वेक्षण में, तो 8% है। ठीक, तो ये आपको कुछ बातें याद रखनी है। ये क्वेश्चन क्या है ना, उस समय का करंट अफेयर का था। तो देखो वर्ष 2017-18 में जो त्रैमासिक ग्रोथ रेट था उसके बारे में बताया गया, 7.7% था। इसको आप 2023 के डाटा से कनेक्ट करके पढ़ लेना। आगे बढ़ते रहिए। भारत में जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आया था ना, वो मई 2016 में आया था। ये आपको कनेक्ट करना है वर्तमान की योजनाओं से। ओके, जो स्टैटिक का क्वेश्चन उसको एक बार कवर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखो, विद्युत का सर्वोच्चतम चालक चांदी होता है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं। सर्वाधिक आघातवर्धनी मतलब तन्यता सोने में पाया जाता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, परमाणु क्रमांक 3। जबकि सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु लोहा नहीं होता। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या होता है। ठीक, धातु के बारे में पूछा है ना। ये देखिए, ये ना ऑफिशियली वो है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट। इसको मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर। जोड़ी 1 और जोड़ी 2 को सुमेलित करना। ठीक है, वाष्पन मतलब होता है इवोपरेशन क्या होता है? जब जल जो है, ठीक, वो गैस बन जाए तो इवोपरेशन होगा। तो क्या होगा? द्रव का गैस में परिवर्तन ही इवोपरेशन होता है। ठीक, ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन कैसे होता है आपको पता होना चाहिए ना। सीधा ठोस से अगर वो गैस बन जाए, मतलब ठोस से गैस बन जाए, बीच में द्रव अवस्था ना आए। ठीक, पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, 1 मिनट, पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस, गैस, फिर द्रव। तो भाई एक प्रोसेस फॉलो होता है ना। लेकिन जो सब्लिमेशन होता है ना, ऊर्ध्वपातन, उसमें ठोस द्रव में नहीं बदल के सीधा किस में बदल जाता है? गैस में। तो इसी को बोला जाता है द्रव, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस अवस्था। ठीक, तो पहले के हीमन क्या होता है? फ्रीजिंग किसको बोलेंगे? देखो, जब द्रव जो है जो पानी है फ्रिज में रखो, फ्रीजर में, उसके बाद वो बर्फ बन जाए। तो हीमन मतलब होता है द्रव का ठोस बदलना। ठीक, 3 मतलब 1, 3, 5 अभी तक। ठीक, गलन क्या होगा भैया? ठोस है वो जल बन जाए, मतलब ठोस से द्रव। और संघनन क्या होगा फिर? द्रव से गैस। तो इस प्रकार इसको आपको ध्यान में रखना। इसका आंसर होना चाहिए 1, 3, 5, 4, 2।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वैद्युत चुम्बकीय जो विकिरणों की ऊर्जा की घटते क्रम, मतलब ज़्यादा से कम बताना है। तो देखो, पराबैंगनी का ज़्यादा होगा मतलब 2, फिर होगा औरक्त, ठीक, इंफ्रारेड, फिर होगा रेडियो तरंग, ठीक है, रेडियो तरंग मतलब 3, फिर हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 1 3 4, 2 1 3 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जो किडनी है ना, पथरी में जो उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक है ना, उसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। इसके कारण पथरी रोग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से प्रयुक्त जो प्रदीप्त ट्यूबलाइट पर मुद्रित होता है, मतलब जो आप व्हाइट कलर का देखते हैं ना, तो उसका जो टेम्परेचर है उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये है 6500 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन उपनिषदों में पुनर्जीव के सिद्धांत का वर्णन है? तो आपको पता होना चाहिए, बृहदारण्य और छंदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, जोड़ी और जोड़ी दो को सुमिलित करने का प्रयास करते हैं। देखो, रामानुजाचार्य, तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक, माधवाचार्य द्वैतवाद, ठीक, और निम्बकाचार्य द्वैताद्वैतवाद, और वल्लभाचार्य मतलब शुद्ध द्वैतवाद। तो इसको आपको इसलिए बता रहा हूँ इसमें, क्योंकि आपको इसको याद करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, माधवा द्वैत, निम्बका द्वैताद्वैत, जबकि वल्लभाचार्य जो हमारे पुष्टि मार्ग के संस्थापक रहे, छत्तीसगढ़ में चंपारण्य क्षेत्र में उनका जन्म हुआ। तो इसका आंसर उस हिसाब से होना चाहिए क्या? 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस शैली में यक्षिणियों, योगिनियों या अप्सराओं नारी की मूर्तियों का उकेरा गया है? देखो, 3 शैली है, गंधार, अमरावती, मथुरा। तो ये जो यक्षिणी है ना, वो मथुरा शैली में आपको देखने मिलेगा। एक बार अपना PDF में या फिर गूगल में एक बार ट्रांसलेट करके देखना, मतलब उसको सर्च करने का प्रयास करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह शासन में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये है जहांगीर के समय में, क्योंकि ये चित्रकला को बहुत ही प्रोत्साहित करते थे। और स्थापत्य कला के बारे में बात करो तो शाहजहां आपको ऑप्शन में मिलेगा, बिल्कुल। जो छत्तीसगढ़ में, सॉरी, हिस्ट्री में जो बुक्स वगैरह का डिटेल है ना, जिसके राइटर है, वो क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं। एक तो देखो, कल्हड़ की जो रंजत रंगड़ी है कि अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक और रंजत रंगड़ी की निर्माण या रचना करी? तो ये थे जोनराज जी। ठीक है, जालंधर के बयाजीत अंसारी जो सूफीवाद के एक प्रकार से संबंधित थे। ठीक है, तो ये कौन से पद के संस्थापक रहे? तो ये थे रोशनिया पंथ के। ओके, वायुमंडल में ऊंचाई, जो ऊंचाई बढ़ता है ना, उसको घटते क्रम में आपको बता रहा है। तो अगर आप देखेंगे जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, तो सबसे आपको ऊपर मिलेगा थर्मोस्फेयर। ठीक, उसके बाद आपको मिलेगा मेसोस्फेयर, मध्यमंडल। ठीक, उसके बाद आपको देखने मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल। ठीक, उसके बाद मिलेगा ट्रोपोस्फेयर मतलब क्षुभ मंडल। तो इसका आंसर क्या होना? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित बहुलकों के मध्य जो एक जैवक्षयी, मतलब जैव मतलब जो डिसॉल्व हो जाता है, वो कौन सा है? टेरिलिन। PVC मतलब पॉलीथीन या PVC कभी खत्म ही नहीं होता। ओके, मुख्य प्रदूषक जो फ्लाई ऐसा है किससे उत्पन्न होता है? भैया आप सीधा थर्मल पावर प्लांट जाके देख लेना, आपको पूरा राख का ढेर दिखेगा। वर्षा जल का आपका pH जो परास है वो कितना है? 3.5 से लगभग 5.6 के आसपास। संसद द्वारा जो जैव विविधता एक्ट पारित किया गया वो सन 2002 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में जो मौर्य शासक थे अमित्रघात, किन्हें कहा जाता था? तो यार सब जानते हैं, बिंदुसार को। रानी रुद्रमा देवी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से कौन से राजवंश से संबंधित थी? तो ये काकतीय राजवंश से संबंधित थी, ऑप्शन नंबर डी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ने लायक क्वेश्चन है। बुंदेलखंड में 1842 से 44 के जो बुंदेला विद्रोह है, उनके जो प्रमुख थे ना नेता, वो मधुकर शाह थे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखने लायक है। 1929 में जो इलाहाबाद में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय राष्ट्रीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे माननीय कलाम जी, मतलब अब्दुल कलाम आज़ाद जी द्वारा करवाया गया था, मतलब उनकी अध्यक्षता में वही थे। ओके, 1946-47 में जो अंतरिम सरकार बैठा हुआ था, जिनका नाम क्या था? वल्लभ भाई पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको ना गृह मंत्रालय मिला था। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिवालिक श्रेणी में है? तो माना दर्रा, खैबर, जोजिला, सिपकिला, ये सब आपको ट्रांस हिमालय या मध्य हिमालय में देखने मिलेगा।
दो क्वेश्चन और देखते हैं ये सेट में। देखो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के मुख्य बिंदु क्या थे भैया? शिशु मृत्यु दर कम करो, जन्म विवाह का पंजीयन करो ताकि पता चले कि उम्र कौन सी उम्र में विवाह हो रहा है, 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य या निःशुल्क शिक्षा प्रदान करो। थी चारों इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसका सेट दूसरा ले आएंगे, ठीक है। नैसर्गिक जो अभ्यारण्य है मगरमच्छों के लिए कौन सा है? भैंसा दर्रा कहाँ मिलेगा? बस्तर में। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये राज्य के साहित्यकार है, ठीक है, उनकी रचना है, जैसे बंशीधर पांडे, इनकी रचनाएं हैं, इनकी रचना जो है वो है हीरो का कहनी, ठीक। ठाकुर प्यारेलाल जी का जो रचना है वो प्राचीन छत्तीसगढ़ है, इसमें ऑप्शन में दिख जाएगा आपको प्राचीन छत्तीसगढ़। और अमृतलाल दुबे का आपको दिखेगा, इनका है तुलसी के बिरवा, ठीक। और आपको दिखेगा श्यामलाल चतुर्वेदी, पर्रा भल्लाई। तो आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको ध्यान में रखना है। ये तो एक सेट, इसके बाद दूसरा सेट आएगा, बाकी प्रश्नों को कवर करेंगे। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।